G20 से जुड़े युवाओं के लिए Y20 की बैठक का आयोजन 6 से 8 फरवरी के बीच असम की गुवाहाटी में किया जाएगा, जिसमें करीब 250 मेहमान हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश को G20 की अध्यक्षता मिलना गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि Y20 की बैठक के आयोजन को लेकर अधिकारियों की एक बैठक हुई है। G20 की अध्यक्षता भारत को मिलना अपने आप में एक बड़ा गौरवशाली पल है और इस वर्ष में भारत जहां एक और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं पर G20 की प्रेसिडेंसी के माध्यम से ये भी दिखाने का प्रयास है कि कैसे भारत एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, कैसे इस डेमोक्रेसी में भारत ने अलग अलग क्षेत्रों में शानदार काम किया है और भविष्य में, और मैं विशेष तौर पर अमृतकाल में भारत कैसे अच्छा करने वाला है। वो सब तो होंगे ही, अंतर्राष्ट्रीय अन्य विषयों पर भी जब यहाँ पर चर्चा होगी, उसमें एक Y20 का जो ग्रुप है यूथ के लिए, उसकी पहली मीटिंग का आयोजन 6 से 8 फरवरी 2023 गुवाहाटी में होने वाला है। तो उसके आयोजन को लेकर बैठक असम राज्य के अधिकारियों और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ की गई। इस बीच नेपाल पर FATF की ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा मंडराने लगा। FATF वो संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखती है, जिसकी टीम ने नेपाल का दौरा किया, जिसके बाद अटकलें लगने लगी कि नेपाल FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हो सकता है, क्योंकि वहां मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ सख्त कानूनों की कमी है और जो हल्के फुल्के कानून बनाए भी गए हैं उनका भी ठीक से पालन नहीं होता। और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF ने जांच शुरू कर दी। नेपाल दौरे पर गई FATF की टीम को वहां के 15 कानूनों में गड़बड़ी मिली और अब इस बात की जांच चल रही है कि 16 दिसंबर 2022 तक इन कानूनों को कितना सख्त किया गया। इस बारे में अप्रैल में नेपाल से सवाल जवाब होगा, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि नेपाल को ग्रे लिस्ट में डालना है या नहीं। वैसे नेपाल 2008 से 2014 तक इस ग्रे लिस्ट में रह चुका है। उस समय FATF में मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे पर नेपाल पर कार्रवाई की गई थी और एक बार फिर उस पर इसी लिस्ट में शामिल होने की तलवार लटक रही है। और अगर ऐसा हो गया तो नेपाल की अर्थव्यवस्था चौपट होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पाकिस्तान की कंगाली के दिन भी तभी शुरू हुए थे जब उसे टेरर फाइनेंसिंग की वजह से ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। वैसे ग्रे लिस्ट में शामिल देशों पर ब्लैक लिस्ट में शामिल देशों जैसी पाबंदी नहीं लगती, लेकिन बाकी देश सतर्क हो जाते हैं और ग्रे लिस्ट में शामिल देश की आर्थिक मदद करने से कतराते हैं। 2008 से 2019 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहने वाले पाकिस्तान के साथ भी वही हुआ और वहां की एक कंपनी ने इस वजह से पाकिस्तान को करीब 38 बिलियन डॉलर यानी 31,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया था। और अगर नेपाल ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ तो उसका भी पाकिस्तान जैसा हश्र हो सकता है, या यूं कहें कि उससे भी बुरा हाल हो सकता है, क्योंकि FATF जिस देश को ग्रे लिस्ट में डालता है उसकी निगरानी बढ़ जाती है और उसे इस लिस्ट से बाहर निकलने के लिए एक तय सीमा वाला प्लान सौंपना होता है, जो मौजूदा हालात में नेपाल के लिए मुश्किल लगता है। ये बात खुद नेपाल के नेशनल बैंक के एक बड़े अधिकारी ने कही और बयान दिया कि नेपाल में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े सख्त कानून बनाना और उन्हें लागू कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। यानी नेपाल तैयार नहीं है। एक लंबा वक्त वो चीन के मायाजाल में उलझा रहा और जब उससे निकलने का वक्त आया तो टेरर फाइनेंसिंग जैसी खतरनाक समस्या सामने